हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल डीएल साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल की क्लास में हम जान चुके हैं कि जो पराग उत्पाद होते हैं वो किस काम आते हैं, हमारी खिलाड़ियों के अंतरिक्ष पराग उत्पाद किस काम आते हैं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं कि सर जो परागकण का जो जीवन काल होता है वह कितने दिन का होता है। यह विभिन्न प्लांटों में अलग अलग रूप में देखा जाता है क्या परागकण का जीवन काल। तो आज इसी सेशन में हम इसी बात की जानकारी करेंगे। तो देखिए, बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखियो, वह समय जिसके दौरान परागकण कार्यशील होता है उसे क्या कहते हैं? परागकण का जीवन काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परागकण का जीवन काल। यानी कि वह समय जिसके दौरान परागकण कार्यशील होता है। हम की पॉइंट के साथ में यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। जो वह परागकण यानी कि वह समय जिसके दौरान जो परागकण होता है वह कार्यशील बना होता है, कि वह समय जिसके दौरान परागकण वह समय जिसके दौरान परागकण क्रियाशील बना रहता है, क्रियाशील बना रहता है, क्या कहलाता है सर? परागकण का जीवन काल कहलाता है। अब देखिए, अनाज कुल के पादपों में, अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, इनमें जो परागकण होता है उसका जो जीवन काल होता है वह 30 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? 30 मिनट का। किसमें? अनाज कुल में। अनाज कुल के पादपों में परागकण का जीवन काल, वह कितना होता है सर? जीवन काल कितना होता है? 30 दिन। कितने दिन का होता है? 30 दिन का। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर क्या? गेहूं, चावल, जौ, गेहूं अनाज कुल में तो आते हैं, चावल जिसे धान भी बोलते हैं, बाजरा आदि। इनमें क्या होता है? जो परागकण होता है उसका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? 30 दिवस का होता है सर। जैसे देखिए, गुलाब, मटर एवं सोलनेसी कुल। नोट में लिखिए आप इसे। जैसे गुलाब, ठीक है, मटर एवं सोलोनेसी कुल मतलब जिसमें सोलोनेसी कुल में आते हैं जैसे आलू, बैंगन, ये आते हैं। इस कुल के पादपों में यह कई महीनों तक होता है। इनमें कुल में कई महीने, ठीक है। क्या? परागकण का जीवन काल कई महीनों तक चलता है। किसमें? गुलाब, मटर एवं सोलेनेसी कुल में क्रॉप्ड, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है परागकण का जो जीवन काल होता है वो कैसे होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि सर जो ये परागकणों को क्रायो संरक्षण के द्वारा द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। नोट में लिखे आप, इसके स्टार लगा के लिखे इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? परागकणों को क्रायो संरक्षण के द्वारा, क्या? पराग कणों को क्रायो संरक्षण के द्वारा द्रव्य नाइट्रोजन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में कितनी डिग्री सेल्सियस पर सर? -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। परागकणों को क्रायो संरक्षण के द्वारा द्रव्य नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर
क्या किया जाता है सर? क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस? -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? इसे संरक्षित किया जाता है। इन संरक्षित पराग कणों को ही क्या कहते हैं? पराग बैंक कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं सर? पराग बैंक कहते हैं। ठीक है। परागकणों को क्रायो संरक्षण के द्वारा द्रव्य नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? परागकणों को पराग बैंक कहते हैं। अब ये जो देखिए, पराग बैंकों का जो इस्तेमाल होता है वह फसल प्रजनन कार्यों में परागकण भंडार की तरह किया जाता है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं किसकी? नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसा होता है, डायग्राम के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं की पॉइंट के साथ में मैं बता रहा हूँ, तो कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ थोड़ा। मैं आशा करता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे की बात करते हैं किसकी? नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आगे बात करने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ। क्या सर? नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है सर। नर युग्मकोद्भिद का विकास ये कैसे होता है सर? मैंने आपको बताया था जो परागकण होता है, मैंने आपको क्या बताया था? जो परागकण होता है उसमें सर 2 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका कौन सी थी? कायिक कोशिका। एक कोशिका कौन सी थी सर? एक कोशिका थी कायिक कोशिका। ठीक है सर। आपने दूसरी कोशिका भी बताई थी, वो कौन सी बताई थी? बताओ आप। वो थी जनन कोशिका। राइट। कौन सी थी सर? जनन कोशिका। जनन कोशिका। जो ये कायिक कोशिका होती है, इस कायिक कोशिका से क्या बनते हैं सर? इस कोशिका से बनते हैं परागकण। पराग। ठीक है सर। अब इस परागकणों का क्या होता है सर? अंकुरण होता है। इन परागकणों का क्या होता है? अंकुरण होता है। और इन्हीं परागकणों के अंकुरण से किसका निर्माण होता है सर? पराग नलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सर? पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, समझ में आ गया? कायिक कोशिका से क्या बनते हैं? परागकण। और परागकणों के अंकुरण से इसकी जो मात्रा है, अंकुरण से किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। हमारी जो दूसरी कोशिका है जनन कोशिका, इस कोशिका से क्या होता है कि सर जनन कोशिका में क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन? समसूत्री विभाजन। अब सर इन समसूत्री विभाजन से क्या होगा? 2 नर युग्मक का निर्माण होगा। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। हम अब बात करने वाले हैं डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम के माध्यम से समझिए आप। जो मैंने बताया था आपको, जो परागकण होता है वह कैसा होता है सर? ये देखिए, बड़ी कोशिका कौन सी होती है सर? कायिक कोशिका। छोटी कोशिका कौन सी होती है? जनन कोशिका। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? बाह्यचोल। मैंने क्या बताया? ये क्या होता है? बाह्यचोल होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं। ये कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका। ठीक है। ये कौन सी है? जनन कोशिका। जनन कोशिका। ये जब आगे विकसित होती है, ये आगे जब विकसित होती है तो किसका निर्माण होता है सर? ये जो मैंने बताया था आपको, अंकुरण से क्या होगा? पराग नलिका का निर्माण होगा। तो पराग नलिका का निर्माण कैसे होगा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे जब ये विकसित होगी तो इस तरीके का
स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके का क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आगे और भी इसमें विभाजन होगा सर। तो इसमें थोड़ा लंबा, थोड़ी लंबी, ये एक डंठल नुमा संरचना बन जाएगी। सर ये डंठल नुमा जो संरचना है वह क्या है, इसे ही यही है क्या, परागनली। ये क्या है, परागनली। सर ये आपने जो बाह्य का जो कवच बनाया है ये क्या है, ये है बाह्यावरण, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बाह्यचोल। ठीक है सर, लिख लो आप, ये क्या है, बाह्यचोल। ठीक है, आपने सर ये तो बता दिया, लेकिन आप ये बताओ इसके आगे जो विभाजन होगा, इसके आगे जो विभाजन होगा और ये पराग नलिका बनी, इस पराग नलिका में सर ये क्या है, इस पराग नलिका में ये क्या है, ये है जनन छिद्र, जनन छिद्र। ठीक है, जब ये जनन कोशिका थी तो इसमें जो कोशिका में जो केंद्रक है वो कौन सा है सर, ये इसमें जनन छिद्र है, क्योंकि ये कोशिका में तो था, जनन कोशिका में तो विभाजन हुआ है, तो इसमें क्या है, जनन कोशिका। लेकिन सर इसके साथ में एक ये केंद्रक और है, लेकिन सर ये केंद्रक किसका गया, अब ये है प्राग केंद्रक। ये क्या है, प्राग केंद्रक। क्या है, ये प्राग केंद्रक है। ठीक है सर, आप अब समझ गएंगे आप, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सर ये प्राग केंद्रक होता क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या नर युग्म कोदबिद वाकई में होता क्या है। प्राग नलिका युक्त अंकुरन परागकण को, प्राग नलिका युक्त अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं सर, नर युग्म कोदबिद कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्म कोदबिद कहते हैं। किसे, प्राग नलिका युक्त अंकुरन परागकण को, प्राग नलिका युक्त अंकुरन परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्म कोदबिद कहते हैं। इसमें हम स्टार के रूप में लिखेंगे, स्टार के रूप में लिखेंगे क्या, प्राग नलिका, प्राग नलिका युक्त अंकुरित परागकण को, अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्म कोदबिद कहते हैं, नर युग्म कोदबिद कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ड्रॉप्ड। ये क्या होती है, परागकण की नरवी युग्म कोद की प्रथम अवस्था होती है, ड्रॉप्ड। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है, ये प्रथम अवस्था है। ये क्या है, ये प्रथम अवस्था है। ठीक है सर, हमने ये समझ लिया बिल्कुल नर युग्म कोदबिद का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है। मैंने बताया था काय कोशिका, एक होती है जनन कोशिका, परागकण का निर्माण होता है, अंकुरन होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। सर जो पराग नलिका का निर्माण होगा उसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं, मैंने बता दिया डायग्राम के माध्यम से। परागकण की जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, इसमें दो नर युग्मक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया कि ये काय कोशिका बड़ी वाली, वो छोटी वाली होती है जनन कोशिका। अब इस जनन कोशिका में क्या होंगे सर, समसूत्री विभाजन होंगी। समसूत्री विभाजन से क्या होगा, जब ये अंकुरन होगा तो पराग नलिका का निर्माण होगा, ये बाह्यचोल है। अब पराग नलिका में और भी ज्यादा क्या होगा, विभाजन होगा, कौन सा, समसूत्री। तो इसमें क्या होगा, जनन कोशिका में क्या है, केंद्रक। तो ये कौन सा हो गया, जनन केंद्रक। इसके साथ में एक केंद्रक और पाया जाएगा जिसे क्या कहते हैं, पराग केंद्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पराग केंद्रक कहते हैं। हम आगे की बात करने वाले हैं क्या, स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश की संरचना के बारे में हम आगे टॉपिक वाइज स्टडी करते जाएंगे। कौन कौन सी, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, हम आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्किप करके भी, मतलब इसको रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सब काम कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे की बात करने वाले हैं, इसको हम हटा लेता हूँ। इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब हेडिंग डाल दी है क्या,
इस तरीके से गुरु बीजाणु ध्वनि व भ्रूणकोश की संरचना, अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं सर, जायांग कहते हैं। मैंने आपको ये पहले भी ऐड कर दिया हूं। क्या पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं सर, जायांग कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं सर, आपने पहले ही बता दिया था, जायांग। ठीक है, जायांग कहते हैं इसको, मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, जायांग। अब जायांग एक अंडपी, द्विअंडपी या बहुअंडपी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जो ये जायांग होता है, ये जायांग होता है, वो एक अंडपी हो सकता है। ठीक है सर, ये द्विअंडपी हो सकता है। ओके सर, ये बहुअंडपी हो सकता है। अरे सर क्या करते जा रहे हो, बहुअंडपी हो सकता है। ठीक है, जो जायांग है वो एक अंडपी हो सकता है, द्विअंडपी हो सकता है और बहुअंडपी हो सकता है। यदि अंडप आपस में जुड़े हुए हों तो इन्हें युक्ता अंडपी कहते हैं। यदि जो ये अंडप होते हैं, क्या ये अंडप यदि आपस में जुड़े हुए हों, अंडप आपस में जुड़े हुए हों तो इसे क्या कह सकते हैं सर, युक्ता अंडपी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, युक्ता अंडपी कह सकते हैं। तथा अलग अलग हों, तथा अलग अलग हों, अलग अलग हों तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। क्या कह सकते हैं, वियुक्तांडपी। कौन सी अवस्था में, जब ये अलग अलग हों। यदि एक साथ आपस में जुड़े हुए हों तो इसे कह सकते हैं युक्तांडपी, या अलग अलग हों तो इसे कह सकते हैं वियुक्तांडपी। क्या कह सकते हैं, वियुक्तांडपी। अब मैंने आपको क्या बताया सर, बताया नहीं, अब बताऊंगा। एक प्रारूपिक इस तरीके से की संरचना में देखी, एक प्रारूपिक इस तरीके से की संरचना में देखे तो 3 भाग पाए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। एक प्रारूपिक, प्रारूपिक का मतलब होता है पूर्ण तरीके से विकसित, पूरी तरीके से विकसित। प्रारूपिक इस तरीके से क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से जो विकसित होता है। क्या इस तरीके से, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। सर वो 3 भाग कौन कौन से पाए जाते हैं, बिल्कुल हम जानेंगे कि वो 3 भाग कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है अभी समझाएंगे हम आपको। अरे सर आपने ये क्या बना दी, छतरी, छतरी नहीं है भाई, देखिए आप ये नीचे आपने ये मोटा सा ये लोटा टाइप का क्या बना दिया, देखिए यही क्या है, यही क्या है, अंडाशय है। यही क्या है सर, यही अंडाशय है भाई, यही क्या है, यह क्या है, अंडाशय। ठीक है सर, आपने ये क्या बना दिया सर, ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये डंठलनुमी संरचना क्या है, लंबी सीधी नलिका, ये है वर्तिका। ये क्या है, ये है वर्तिका। तो सर ये वर्तिकाग्र क्या होती है, वर्तिका क्या होती है, ये अंडाशय क्या होता है, ये इस तरीके से के 3 भाग हैं। लेकिन सर हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये होते क्या हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। अरे भाई रुको, हम आगे बताने वाली हैं। हम एक समझते हैं टॉपिक कौन सा, इसको समझने से पहले हम समझेंगे गुरु बीजाणु ध्वनि यानी कि बीजांड क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा बारीकी से बता देता हूं अभी थोड़ा। जो वर्तिकाग्र होता है, जो वर्तिकाग्र होता है, थोड़ा सा आप हिंट में समझ लीजिए। जो वर्तिकाग्र होता है ये क्या करता है सर, परागकण को ग्रहण करता है। परागकण, अरे जी हाँ, परागकण को ग्रहण करता है।
पराग कण को ग्रहण करता है। ठीक है, ये परागकण को ग्रहण करता है कौन? वर्तिकाग्र। इसमें परागकण होते हैं, ये क्या कर लेता है? उसको ग्रहण कर लेता है, उनको खींच लेता है। ठीक है सर, ये वर्तिका क्या काम करती है? बिल्कुल, ये पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था कि जो पराग नलिका होती है उसमें दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? दो। एक पराग केंद्रक, एक होता है जनन केंद्रक। अब जो ये पराग नलिका आएगी भाई, पराग नलिका में लास्ट में कितने केंद्रक होते हैं? दो कोशिकाएं होती हैं, दो केंद्रक होते हैं। जो पराग नलिका आएगी, अंकुरण होंगे यहाँ पे अंकुरण होंगे, और अंकुरण होने के बाद में यहाँ से पराग नलिका निकलेगी। और ये पराग नलिका को मार्ग देने का काम कौन करेगा? वर्तिका। कौन करेगा? वर्तिका। तो कार्य क्या हुआ इसका? पराग नलिका को मार्ग प्रदान करता है वर्तिका। ये काम क्या करती है सर? इसका जो काम होता है वो होता है पराग नली को मार्ग उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध कराना। ठीक है, बिल्कुल। मैंने वर्तिका का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध करवाता है। ठीक है सर, ये दो बातें तो समझ में आ गई। किसकी? वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये दो बातें समझ में आ गई। लेकिन सर आपने अभी अंडाशय नहीं बताया। ठीक है भाई, सीरियल वाइज तो बताएंगे। अब अंडाशय का नाम आ गया तो ठीक है, हम अंडाशय ये काम क्या करता है? ओवरी। अंडाशय ओवरी होती है, इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बीजांड उपस्थित होते हैं, जिनसे अंड कोशिका का क्या होता है? विकास होता है। इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं, इसी बीजांड से अंड कोशिका का विकास होता है। किसका? अंड कोशिका का विकास होता है। बी आर राइट, सॉरी, ब्लैक मार्कर से। अंडाशय किसकी बात करें हम? अंडाशय यानी कि ओवरी की बात करने वाले हैं। सर इसका काम क्या होता है? अरे भाई, इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। इसमें बीजांड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब ये बीजांड क्या करते हैं? उपस्थित होकर के अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। अंड कोशिका का विकास। किसका विकास? अंड कोशिका का विकास करते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना में, किसकी संरचना में? सर इस जो बीजांड है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? गुरु बीजाणुधानी। इसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं, लेकिन इसको हम अलग टॉपिक से समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप इसका नोट्स बनाते रहिएगा। ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपने ये सब काम कर लिया होगा। आगे की बात करने वाले हैं गुरु बीजाणुधानी, यानी कि बीजांड। ये बीजांड क्या होता है सर? ठीक है, बीजांड की बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से देख लिया। हम देखेंगे गुरु बीजाणुधानी। क्या देखेंगे सर? हम देखेंगे ये देखेंगे हम गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, हम यहां लिखते हैं गुरु बीजाणुधानी, या इसे हम बोल सकते हैं बीजांड। इसे क्या बोल सकते हैं सर? इसे बोल सकते हैं बीजांड। बोल लीजिए, आपका कौन बालू पड़ेगा? बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए, पुष्पीय पादपों के अंडाशयों में बीजांड एक छोटी संरचना होती है। पुष्पीय पादपों के अंडाशय में, पुष्पीय पादपों के अंडाशय में क्या? बीजांड एक छोटी संरचना होती है। मैंने शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप शॉर्ट के माध्यम से समझे इसको।
मैंने आपको खता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों के अंडाशय में बीजांड एक छोटी संरचना पाई जाती है, एक छोटी संरचना होती है। ठीक है सर, जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करती है। जो क्या होती है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका निर्माण करती है सर? बीज का। किसका निर्माण करती है? बीज का। कौन? बीजांड। अब किस स्थिति में करेगी? जब ये परिपक्व बीजांड होगा। किसका निर्माण करेगी? बीज का। चलो सर ठीक है। अब इसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? किसके संरचना में सर? अरे बीजांड की संरचना में, इसमें गुरु बीजाणुधानी में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो भाग होता है वो होता है बीजांड वृंत। पहला जो भाग होता है वो होता है बीजांड वृंत। ठीक है सर। सेकंड भाग कौन सा होता है? वो होता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। जो तीसरा भाग होता है वह कौन सा होता है? निभाग। निभाग। जो चौथा जो भाग होता है वह कौन सा होता है? वो होता है बीजांड काय। बीजांड काय। और लास्ट का जो होता है भाग होता है वो होता है भ्रूणकोश। वो क्या होता है? भ्रूणकोश। सो ठीक सर, आपने ये क्या बता दिया? बीजांड वृंत, बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड काय, भ्रूणकोश, ये क्या होते हैं? अरे भाई बारीकी से समझेंगे करेक्ट। ठीक है, बारीकी से समझेंगे हम। बीजांड वृंत क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है, निभाग क्या होता है, बीजांड काय क्या होती है, भ्रूणकोश क्या होता है। लेकिन सर आप ये बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, पहले ये तो बताओ। ये तो बताओ पहले। आपने पहले यहीं शुरुआत कर दी। अरे भाई रुको, मैंने पहले ये क्या लिखा है, इसके भाग लिखे हैं। हम इसको अब ऐड करते हैं किसमें? डायग्राम में। डायग्राम में क्या पाया जाता है? ठीक है, ये लीजिए डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ठीक है, अरे सर आपने ये क्या बना दिया? गंडाल सी। अरे रुको, यही समझ में आएगा आपको, यही समझ में आएगा क्या? ये लीजिए। अरे सर आपने तो दो दो गंडाल बना दी। तो रुको भाई रुको, एक और बनाऊंगा। मेरा मन कर रहा है एक और गंडाल बनाऊं। ठीक है सर, आपने तीन तीन बना दी। इन तीनों को मैंने यहाँ जोड़ देता हूँ, इन तीनों को। ठीक है सर। ये सर आपने ये क्या बना दिया? ये मुड़ा हुआ सांप बना दिया। अरे भाई मुड़ा हुआ सांप नहीं है, इसमें समझ में आएगा आपको, इसमें ही समझ में आएगा आपको। जो ऊपर वाली जो कोशिका होती है इसे क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निभाग। जो ऊपरा जो दीवार होता है इसे क्या बोलते हैं? निभाग। जो नीचे जो ये आपको दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे को क्या बोलते हैं? बीजांड दीवार। इसे क्या बोलते हैं सर? बीजांड दीवार। ठीक है, इस दरवाजे को बोलते हैं बीजांड द्वार, इस दरवाजे को बोलते हैं निभाग। लेकिन सर आप ये बताओ ये क्या है? ये क्या बना दिया आपने? ये है बाह्य आवरण। ये क्या है? बाह्य आवरण। किसका आवरण है? अरे बीजांड का। बीजांड का क्या है? बाह्य आवरण। सर आपने ये क्या बना दिया? ये है अंतः आवरण। ये क्या है? अंतः आवरण। ठीक है, लेकिन आपने सर इसके साथ में आपने ये कौन सी संरचना ऐड कर दी? ये क्या है? ये है हाइलम। ये क्या है? हाइलम। ठीक है, लेकिन सर आपने एक बात नहीं बताई। वो क्या? बीजांड जो काय होता है वो कौन? ये है बीजांड काय। ये क्या है? ये है बीजांड काय। सर आपने बीजांड वृंत नहीं बताया। अरे भाई रुको, ये क्या है? ये बीजांड वृंत ही है। ये क्या है? बीजांड वृंत। ये क्या है? बीजांड वृंत है। आपने बीजांड वृंत बता दिया, बीजांड द्वार बता दिया, आपने निभाग बता दिया, आपने बीजांड काय बता दी, लेकिन सर आपने भ्रूणकोश अभी नहीं बताया। भ्रूणकोश यहां पाया जाता है बच्चों, यहां पाया जाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश है
इस भ्रूण कोश में क्या होती है, नीचे की ओर एक बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। इसके साथ में दो कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर की ओर तीन कोशिकाएं बिल्कुल एक समान पाई जाती हैं। यह क्या है, यही है भ्रूणकोश। यही क्या है, भ्रूणकोश। इसमें जो बड़ी वाली कोशिका है ये क्या है, अंड कोशिका। इसके साथ में दो छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये कौन सी होती हैं सर, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ऊपर की ओर निभाग की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। लेकिन इसकी हम आगे बात करेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं, अंड कोशिका क्या होती है, सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं। अब हम की पॉइंट के साथ में इसको समझते जाएंगे। हम इसको बीच में बना दिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आप तो समझ तो लिए ही इसको, भाई होता क्या है समझ लिए। लेकिन हम आपको इस डायग्राम के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा लिख के या टाइप करके आपको बताते जाएंगे एक एक पॉइंट। तो आशा करता हूं आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए आप। मैं आशा करता हूं कि आपने ये सब काम कर लिया होगा। हम आगे बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट की, ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम डायग्राम को नहीं हटाएंगे, मत क्यों नहीं हटाएंगे सर, अरे भाई फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मैं इसको हटा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा जरूर, लिख लिख के यहीं ऊपर, ठीक है। हम बात करते हैं बीजांड की। सर ये बीजांड क्या होता है, ठीक है। बीजांड एक छोटी संरचना होती है जो वृत्तनुमा संरचना यानी कि बीजांड वृत्त द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड होती है वो बीजांड वृत्त के साथ अपरा से जुड़ी हुई होती है। बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है, बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृत्त से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं सर, हाइलम या नाभिका भी बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, नाभिका भी बोल सकते हैं। सर ठीक है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो बाहरी स्तर उपस्थित होते हैं। मैंने बताया था आपको प्रत्येक बीजांड में दो स्तरिया पाए जाते हैं। ये पहला स्तर हो गया बाह्य आवरण, ये अंत वाला स्तर हो गया अंतः आवरण। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन जो अध्यावरण होते हैं इनका सर काम क्या होता है, इनका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। इनका जो कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करने का, काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने का। लेकिन सर आप ये बताओ वे स्थान जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। अरे भाई सीधा रहा, यहाँ पे अध्यावरण नहीं है ना, इसे कहते हैं बीजांड द्वार, इसे कहते हैं बीजांड द्वार। जहां अध्यावरण अनुपस्थित है इसे कहते हैं बीजांड दीवार कहते हैं इसे, ठीक है। आपको समझ में आएगा बीजांड दीवार किसे कहते हैं। लेकिन सर बीजांड दीवार से घिरे हुए, बीजांड दीवार की ठीक ऊपर, बीजांड दीवार के ठीक विपरीत सिरे को क्या कहते हैं सर, निभाग कहते हैं। मैंने बता दिया आपको ऊपर। इस बीजांड दीवार के ठीक विपरीत सिरे को क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं निभाग। और अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह बीजांड काय कहलाता है। इन अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है सर, ठीक है, समझ में आ गया। तथा भ्रूणकोश हेतु पोषण का कार्य करता है। ये जो भ्रूणकोश है ये किसका काम करता है, ये पोषण का काम करता है। जब विकासशील जो क्या होगा, विकासशील भ्रूण होगा उसको क्या करेगा, भ्रूणकोश पोषण देने का काम करेगा। किसका काम करेगा, पोषण देने का काम करेगा। कौन, भ्रूणकोश देने का काम करेगा, ठीक है। बीजांड काय में केंद्रीय में भ्रूणकोश का मादा युग्म कोद भी उपस्थित होता है। बीजांड काय में केंद्रीय में भ्रूणकोश या मादा युग्म कोद उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, मादा युग्म कोद भी उपस्थित होता है, ठीक है सर। भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है, ये मेन बात है, ठीक है।
मैंने आपको यही बात आपको लिखनी है। निभाग बीजाणु जाएगा, ठीक है, पिछले को निभाग कहते हैं। 2 आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण, अंतः आवरण, ठीक है। बीजाणुधन से जुड़ी हुई जो शाखा होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं हाइलम। और जो कोशिका के अंदर कोशिका, उसे भ्रूण कोश कहते हैं। वो कोशिकाओं के इस तरह से गिरा हुआ जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे कहते हैं बीजांडकाई, ठीक है। इसी को ऐड करना है, बस लिखना आपको, डायग्राम समझ में आ जाए। उसके बाद में आप मनचाहे बड़ी भाषा लिख सकते हैं। पहले निभाव लिख सकते हैं, पहले आवरण लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। मेन बात लिखने वाली होती है स्टार लगा के, क्या भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है सर? वो होता है गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, या हम बोल सकते हैं किससे? अंड कोशिका से। भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। किसके लिए? बोर्ड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। हम बात करने वाले हैं कि सर गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? किसे? गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया। गुरु बीजाणु या बीजांड की संरचना होती है, वो क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, सभी की पॉइंट के माध्यम से आपको समझा दिया गया है, ठीक है। ये तो समझने वाली बात हो गई। अब बात करेंगे किसकी? गुरु बीजाणु जनन की, ठीक है। हम इसको हटा लेते हैं, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्या? गुरु बीजाणु जनन। क्या आएगा सर? वो आएगा गुरु बीजाणु जनन। वो क्या आएगा? गुरु बीजाणु जनन, ठीक है सर। ये क्या होता है गुरु बीजाणु जनन? ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसे ही कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, सॉरी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा सर? जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। कितने? 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्रॉप्ड 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। किसमें? गुरु बीजाणु जनन में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा सर? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसी अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इसी क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है सर। अब गुरु बीजाणु जनन से निर्मित चारों गुरु बीजाणु एक रेखीय अवस्था मतलब चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या? गुरु बीजाणु जनन से निर्मित जो गुरु बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु जनन से निर्मित गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जनन से निर्मित जो चारों जो गुरु बीजाणु होते हैं वो एक रेखीय अवस्था मतलब चतुष्क रूप में क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं, चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है सर। चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर? अरे बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं। इनमें से जो 3 होते हैं की पॉइंट के साथ में, इनमें से
चतुष्क में 4 गुरु बीजाणु, सॉरी यहाँ पे 4 लिख लेना आप, 4 गुरु बीजाणु चतुष्क में, इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं तथा 1 गुरु बीजाणु ही कार्यशील बना रहता है। 1 गुरु बीजाणु ही कार्यशील बना रहता है। ठीक है, अब हम गुरु बीजाणु जनन पूरा जान चुके हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा दिया। गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु धनी यानी कि बीजांड की संरचना क्या होती है, मैंने इसमें बता दिया आपको गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। आज के इस सेशन में हम आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर आपको बिल्कुल समझा दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल DR साइंस क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।